आगे बात करते हैं भरतपुर की, जहां पानी को लेकर संग्राम दिखा। बीजेपी ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। भारी संख्या में महिलाएं मटका लेकर पहुंची और मटका फोड़कर प्रशासन को चेतावनी दी कि लोगों की पानी की समस्या को दूर करें। ग्रामीण क्षेत्रों में चंबल पेयजल परियोजना के तहत पानी पहुंचाने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए लोग दूर दूर से पानी लाकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं। बात भरतपुर की, जहां आवास के लिए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने रैली निकाली, विरोध जताया। इन्होंने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल किराए के मकानों में रह रहे लोगों की मांग है उन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जाए। अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला, बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल किया गया, लेकिन गरीबों का नाम शामिल नहीं किया जा रहा। भरतपुर में हजारों हजार आदमी जनता के सदस्य ऐसे हैं जिनके पास में खुद का मकान नहीं है। कोई 40 साल से, कोई 50 साल से किराए पे रह रहा है। और इधर सरकारों की, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना, इन पे एक कागजों में चल रही हैं। ये जो जनता खड़ी है, इस जनता के पास में खुद का मकान नहीं है। आज इस महंगाई के दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में, इस कोरोना के दौर में इनकी खुद का लालन पालन मुश्किल हो रहा है। मैं पिछले 40 साल से किराए पर रह रही हूँ। ना ही तो हम पे कोई रोजी रोजगार है, नहीं हम पे मकान है। किराएदार रहते हैं तो मकान मालिक पैसा दे करके कहते हैं खाली करो, हमारा पैसा दे जाओ और खाली करो। हम कहाँ रहे, कहाँ भटके हम। लेडीज लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है। किराए के मकान में इतने परेशान हो रहे हैं कि मकान वाले को किराया तक नहीं दे पा रहे हैं। ना रोजगार है, ना कुछ है। हमारे बच्चों को हम कैसे पालें? हमें रहने के लिए मकान चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हमें सबके लिए मकान चाहिए। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सरकार सुन क्यों नहीं रही है हमारी? श्रीगंगानगर में एलएनपी नहर क्षेत्र के किसान आज सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने पर आक्रोशित हुए और कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना दिया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरने पर बैठे एलएनपी नहर क्षेत्र के किसानों का कहना है आज एलएनपी नहर में पानी छोड़ा जाना था, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी अपने वादे पर खरे नहीं उतरे और उन्हें मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ रहा है। दरअसल एलएनपी नहर क्षेत्र के किसानों ने शनिवार देर शाम कालूवाला हेड पर धरना दिया था, जिस पर सिंचाई विभाग के अधिकारी पहुंचे और किसानों से वादा किया कि सोमवार से एलएनपी नहर में फिर से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एलएनपी में इन अधिकारियों ने जो वादा किया था सोमवार को पानी छोड़ने का, हमारी एलएनपी मत यहाँ पानी कौन छोड़े भी खातर मैं आज किसान बेड़ा हुआ। और एक हमारी समस्या और है, 5 नंबर जो कस्सी है एलएनपी की, उस नहर ऊंची बना दी तो भी नहर में ज़्यादा थोड़ा सा पानी कम करे। ये हमारा 5 नंबर कस्सी एलएनपी की एक वितरक है। 5 नंबर कस्सी जिसपे 7 मोगे लगे हुए हैं, जिसके अंदर पहले मौके से लेकर आखिरी मौके तक हमारे पास में बिल्कुल ही पानी नहीं है। आज एक मुरब्बे के अंदर 2-2 बीघा भी नरमे की बिजाई नहीं है और पूरा का पूरा खेत खाली पड़ा है। और जो 2 बीघे बिजाई की हुई है वो भी आज खत्म होने के कगार पे है। हमारी डिस्ट्रिक्ट नंबर 5 हमारी कस्सी का जो बेड है वो 7 इंच ऊंचा कर दिया गया है। पहला 1 फुट नीचे था, अब 7 इंच ऊंचा हो गया। भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया और राजस्थान सरकार सहित प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और विधायक 5 सितारा होटल में मौज मस्ती कर रहे हैं। प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है, जनता त्रस्त है। द्वारा भरतपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल समस्याओं के निस्तारण हेतु आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें भरतपुर जिले के सभी कार्यकर्ता, हमारे कोई जनप्रतिनिधि और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। आज हम इस मंच के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार को, गहलोत सरकार को ये चेताना चाह रहे हैं कि भरतपुर जिले में जो जल जीवन मिशन की योजना है भारत सरकार की, उस योजना को ये रोकने का काम कर रही है। और इस योजना के माध्यम से 51 गाँवों में पेयजल टंकी और पाइपलाइन डालने का जो काम था वो 31 मार्च 2022 तक पूरा होना था, लेकिन आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ है।
भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से सांकेतिक धरना दिया गया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहस भी हुई। पुलिस ने बीजेपी नेताओं से अनुमति पत्र मांगा तो उनके पास नहीं था। इस पर पुलिस के अधिकारियों ने कहा, आप बिना अनुमति क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जिले में धारा 144 लगी हुई है। इसी को लेकर बहसबाजी हुई, कहासुनी हुई। यातायात सीओ अनिता मीणा ने बीजेपी नेताओं से प्रदर्शन बंद करने को कहा तो नेता भड़क गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। पूछा है कि जब धरना प्रदर्शन होता है तो जनरली हमें परमिशन मिलती है, शांतिपूर्वक हो चाहे आप कैसे भी हो, हमें परमिशन लेनी होती है। उसी के लिए मैंने इनसे पूछा है तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ पेपर में छपाया वगैरह समथिंग कुछ। तो मैं एक बार सर से मिलकर पूछना चाहती हूँ कि सर क्या है, इसमें परमिशन का है या नहीं है। मैडम आपस में कुछ बहसबाजी भी हुई थी। वो कह रहे थे, मैं जस्ट अभी आई हूँ, उन्होंने व्हाट्सएप पे सूचना देने के लिए वो कह रहे थे कि व्हाट्सएप पे हमने सूचना दी थी। व्हाट्सएप पे सूचना दिया सब कुछ है। अगर मैम उन्होंने परमिशन नहीं मिलेगी तो क्या कार्रवाई की जाएगी? वो मैं एक बार देख लेती हूँ, उसका नाम कोई और है। खबर अजमेर से, इंसानियत शर्मसार हुई। पहले वीडियो देखिए। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला को बेरहमी के साथ पीटा गया, उनके साथ गाली गलौज भी की गई। महिला सुबह घूमने गई थी जहां लोगों ने मारपीट की। महिला के बेटे ने मदनगंज थाने में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस जांच कर रही है। सिरोही में लव जिहाद पर हल्ला बोल पर अपडेट सुनिए। सर्व हिंदू समाज ने शहर बंद बुलाया है। लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। कोतवाली के सामने प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई। लड़की की जल्द बरामदगी की ये मांग कर रहे हैं। लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश की भी मांग की जा रही है। लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। डीएसपी को सस्पेंड करने की भी मांग लोगों द्वारा उठाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज लगातार बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लव जिहाद के खिलाफ लोगों ने हल्ला बोला है। सर्व हिंदू समाज ने शहर बंद बुलाया। लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांग है कि एक तो लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए, दूसरा लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए और जो अधिकारी है डीएसपी उन्हें सस्पेंड किया जाए। और इधर पुलिस के बयान के बाद पीड़ित लड़की के पिता दयालाल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उनकी लड़की भावना और पिता को बिना मिले ही बयान ले लिए, जबकि एक बार भी परिजनों को लड़की से नहीं मिलाया। यह भी कहा पुलिस गुमशुदगी के बाद से लगातार लापरवाही बरत रही है। लोहार भावना का पिताजी आज जो डिप्टी साहब सिरोही द्वारा जो वीडियो जारी किया है वो बिल्कुल गलत है। ना तो मुझे मेरी लड़की से मिलाया, नहीं दिखाया। कृपया करके ऐसे झूठे आरोप मत लगाइए। डिप्टी साहब, इस मुसीबत की घड़ी में मेरी समाज व सर्व हिंदू समाज से हाथ जोड़कर विनती है, मेरा साथ दे। डिप्टी साहब ने विश्व हिंदू परिषद पर जो आरोप लगाया वह भी गलत है। सर्व हिंदू समाज को मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दे। बात धौलपुर की, जहां कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 गुर्गों ने पुलिस पूछताछ में बड़े बड़े राज उगले। गुर्गों के मुताबिक मूसेवाला हत्याकांड के बाद गिरोह का अगला टारगेट अमित डागर था, जबकि अमित डागर को मारने की साजिश मूसेवाला से भी पहले प्लान की गई, लेकिन शूटर इसमें कामयाब नहीं हुए। बता दें अमित डागर वही गैंगस्टर है जिसने लॉरेंस से भी फिरौती मांगी थी। अमित डागर का कनेक्शन कौशल गिरोह से बताया जाता है। अच्छे से वर्तमान अच्छे से रामदत्त, उसके साथ में 2 संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पर दिवाली पुलिस ने 2 व्यक्तियों को रामदत्त साथ में अरेस्ट किया था। उसमें से इनका नाम दिनेश जाट और संदीप ही थे। ये दोनों व्यक्तियों के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये
पड़ौदी थाना हरियाणा में एक डबल मर्डर केस में वांटेड हैं और 15-15 हज़ार के इनामी हैं। इनके पास से हथियार मिले जिनको जब्त किया गया। ये यहाँ पर अपनी फरारी काट रहे और अपने लूट के उद्देश्य से रुके हुए थे, जिन पर एक केस रजिस्टर किया गया और इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग इनके पीछे अर्जुन जिलेदार, रोहित, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह, ये एक गिरोह है जिनके 2 शूटर हैं। इसके कहने से लॉरेंस के भाई अनमोल के कहने से ये लोग जगह जगह अपराध करते हैं और ये जो पुराना मर्डर था ये भी उसी की एक कड़ी था और उसमें ये फरवरी लास्ट की बात है, उसके बाद से लगातार ये फरारी काट रहे थे अपने। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के माधोडिग्गी गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठीभाटा जंग हुई। 3 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। हालांकि अभी तक दोनों ही पक्षों की ओर से कोई मुकदमा नहीं करवाया गया है, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से जांच शुरू कर चुकी है। बात बांसवाड़ा की, जहां एक नाबालिग धोखे का शिकार हो गई। एक आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया और 2 साल तक रेप करता रहा। पीड़ित लड़की ने एमजी हॉस्पिटल में एक मासूम को जन्म दिया। बता दें, नाबालिग से शादी का झांसा देकर रेप करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वो गुजरात में दूसरी लड़की के साथ भागा था। फिलहाल दोनों का पता नहीं चला है। प्रेम संबंध होने से प्रेग्नेंट हो गई 9 साल की, 9 महीने का। और कल शाम को उनके परिजन लेकर आए थे, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी अनुसंधान जारी है। चूरू में आज सुबह ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड के तहत पुलिस ने राजगढ़ थाना क्षेत्र में संपत नेहरा गैंग के बिल्कू पाल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आईजी बीकानेर और एसपी चूरू के निर्देशन में एएसपी और डीवाईएसपी के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमें बनाकर थाना क्षेत्र में रेड की गई। बदमाशों में हड़कंप भी मचा। जयपुर के शाहपुरा थाना इलाके में करीब 10 दिन पहले गर्भवती महिला की मौत मामले में परिजन न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इससे पीड़ित परिवार में रोष है। में घासीपुरा गांव है, वहाँ झाड़ली की 2 बच्चियाँ यहाँ शादी हुई थी। एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होगी, तो उसके चाचा ने गांव झाड़ली श्री माधोपुर का जो रहने वाला है, उसने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी भतीजी को दहेज के लालच में आके मार दिया गया है। इसकी तफ्तीश चल रही है। अनुसंधान में जो भी निर्णय होगा वो सही अनुसंधान करके निर्णय लिया जाएगा। मैं पूजा यादव और मैं और मेरी बहन घासीपुरा गांव में शादी हुई है हमारी। मेरी बहन को और मुझे जब से शादी हुई है तब से दहेज के मामलों में परेशान किया जा रहा है और बलोरा गाड़ी की मांग हो रही है और कहते हैं अगर तुम बलोरा गाड़ी नहीं ला के दोगी तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मुँह काला कर देंगे। हमारे 2 सिस्टर की शादी की थी हमने यहाँ पे, तो वो जो दहेज की मांग को लेकर लड़कियों को परेशान कर रहे थे, उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे को कार दिलाओ। लड़की छोटी वाली लड़की हमारे को बता रही थी कि वो कार दिलाओ हमारे को, तो बड़ी वाली लड़की ने तो कुछ बताया नहीं। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर उदयपुर के होटल में कांग्रेस और समर्थित विधायकों की बाड़ाबंदी चल रही है। ये बाड़ेबंदी फरियादियों पर भी भारी पड़ रही है। दरअसल बाड़ाबंदी के चलते पीसीसी में होने वाली जनसुनवाई पर ब्रेक लग गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सप्ताह के शुरुआती 3 दिन जनता दरबार की व्यवस्था की गई थी। इसमें सरकार के 2 मंत्री और पीसीसी के 3 पदाधिकारी सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक शिकायतें और समस्याएं सुनते हैं, लेकिन अब सरकार के ज्यादातर मंत्री उदयपुर बाड़ाबंदी में, ऐसे में जनसुनवाई नहीं हो पा रही। जयपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ पे मैं जनसुनवाई के लिए आया था। क्या हुआ फिर, क्या जवाब?
जी, मुझे ये बताया गया है कि यहाँ पे जो आज मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो गई है और 12 तारीख को सब लोग यहाँ वापस आएंगे। तो मुझे 12 तारीख के लिए बोला है कि आपको 12 तारीख को वापस आना है। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने आज बड़ा बयान दिया। कहा कांग्रेस और उसके समर्थित कई विधायक बीजेपी के रडार पर हैं, उनसे संपर्क भी महीने भर से है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि इस बार बाड़ाबंदी में रहकर कांग्रेस और उसके समर्थित विधायक सरकार पर ही मार करेंगे। बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से। कटारिया साहब, तैयारी क्या है? बाड़े बंद कर देंगे आज आप भी विधायकों को? देखो, बाड़ाबंदी करनी होती है तो 2 तारीख को ही कर देते। बाड़ाबंदी का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, पर चूंकि ये चुनाव टेक्निकल चुनाव भी होता है, इसमें हर एक विधायक को वोट देने के तौर तरीकों को भी समझाना पड़ता है। और दूसरा यह है कि अगर सब एक जगह रहेंगे तो समझदारी होगी। कांग्रेस के जो नेता हैं वो एसीबी के दफ्तर पहुंच रहे हैं, परिवाद दे रहे हैं और आपकी पार्टी पर हाउस ट्रेडिंग के आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? संपर्क तो आप साध ही रहे होंगे, कहीं वोट का जुगाड़ हुआ अभी तक? देखो, मैं सोचता हूं कि कांग्रेस की वही नीति है जो पहले भी यही महेश जी हैं जो एफआईआर दर्ज करने के और बाद में उसी एफआईआर को खत्म करने के लिए फिर से प्रस्ताव लिया। ये केवल और केवल अपने जो लोग हैं उन पर प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई उनकी टीम से खिसक न जाए। लाभ किस तरह से उठाएंगे? संपर्क किस तरह से साधा हुआ है? जब मोबाइल बंद है, संपर्क हो नहीं पा रहा है, तो आप कौन सी गणित लगा रहे हैं, कौन सी रणनीति बना रहे हैं? कैसे उनके किले में सेंध मारेंगे? बहुत मुश्किल है और उनके किले में सेंध मारे बिना तो आपका दूसरा उम्मीदवार जीतना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा मैं सोचता हूँ कि आखिर ये चुनाव 31 से शुरू हो गया और 31 से लेकर के यह सब स्थिति तो निरंतर चली रही है, बातचीतें भी आपस में हुई है, होती रही है। तो मैं सोचता हूं उनका जो विस्फोट बाहर प्रकट हो गया वो इस बात का इंडिकेशन तो है कि अंदर ही अंदर ज्वाला है गर्म। तो निश्चित रूप से और फिर जिस प्रकार की स्थिति, ये सरकार का एक अंतिम पायदान का चुनाव है, तो मैं सोचता हूं वो किसी न किसी परिणाम पर पहुंचने वाला है अब की बार। और इसी कारण से वो भयभीत हैं, इसलिए 2 तारीख को बाड़ेबंदी करनी पड़ी और मुख्यमंत्री को भी जाकर कैंप में बैठना पड़ा। इससे बड़ा भय और क्या हो सकता है? मोदी सरकार के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूर्ण होने पर महिला मोर्चा नादरा मंडल की ओर से महासम्मेलन हुआ। हनुमान जी मंदिर पीथापुरा में से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के जिला सह संयोजक एवं पूर्व युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को सीधे जनता को फायदा देना प्रथम उद्देश्य बताया गया। 370 और आर्टिकल 35A हटाकर जो समस्या का निवारण किया है, इसलिए मैं मोदी जी को और पूरे इनके मंत्रिमंडल को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए और हमारे जो भारत देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को जो मोदी जी ने जो वैक्सीन लगाए हैं, फ्री वैक्सीन लगाए हैं कोरोना काल के अंदर, उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। इस कोरोना काल के अंदर मोदी जी ने जो गरीबों के लिए जो गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त में अनाज दिया है और हमारे देश के आम गरीब की सुध ली है, उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार देता हूं। मैं भगवान से यही विनती करता हूं कि आगे भी मोदी जी यूं ही हमारे देश का नेतृत्व करता रहे और देश विश्व गुरु बने। राज्यसभा के उम्मीदवार प्रमोद तिवारी आज नाथद्वारा पहुंचे। स्थानीय न्यू कॉटेजे में मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी और जिला प्रवक्ता ने उनकी अगवानी की। प्रमोद तिवारी ने सपरिवार श्रीनाथ जी की ग्वाल झांकी के दर्शन किए, फिर मंदिर के परंपरानुसार उपरना उठाकर और श्री जी का प्रसाद भेजकर उनका स्वागत हुआ। प्रमोद तिवारी ने वर्तमान परिस्थितियों, महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। कोटा के बीजेपी विधायक प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने एक वीडियो जारी कर गहलोत सरकार पर हमला बोला। दिलावर ने महारानी कॉलेज की छात्रा के साथ गुंडा तत्वों की ओर से की गई अश्लील हरकतों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार बलात्कारियों और असामाजिक तत्वों को संरक्षण प्रदान कर रही है, तभी राजधानी में बच्चियों के साथ ऐसी हरकत हो रही है, तो सोचो पूरे प्रदेश में क्या होता होगा। सरकार के कारिंदों के कारनामे आप सुन रहे हो, किस प्रकार से छोटी छोटी बालिकाओं की हत्या की जा रही है और अपराधी बाहर घूम रहे हैं। और तो और महारानी कॉलेज जयपुर का
जिसका नाम पूरे राजस्थान में है, जहाँ की कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची हैं। कॉलेज के सामने आसपास आकर के गुंडे नग्न हो जाते कार में, अश्लील इशारे करते हैं। कई दिनों तक ये मामला चलता है। मजबूरी में वो बच्चियां वीडियो बना करके पुलिस को पेश करती है। पुलिस उन कारिंदों को केवल 107-151 में गिरफ्तार करती है। आखिर में हो क्या गया? ये क्या राजस्थान सरकार की लापरवाही नहीं है? और जब यहां जयपुर शहर में हो रहा है, वो महारानी कॉलेज की बच्चियों के साथ ये हो रहा है,